देखिए हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे फीथियम की। जैसा कि आपको हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं और उनमें से 5 मेन क्लास की हमने बात करी थी, जिसमें से ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की बात करी थी। इन क्लासेस में से हम कुछ स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ हम फंगस को पढ़ेंगे, जैसे कि एक फीथियम भी है। हम फंगस को जब पढ़ेंगे तो उनकी टाइप स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उस क्लास के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। तो बेसिकली हम यहाँ ऊमाइसिटीज के फंगस की बात करेंगे। एक है फीथियम और एक एल्ब्यूगो। इन दो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। फीथियम को यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए फीथियम जो होता है ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, यानी कि अगर इसको हम कहें किसी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में से अगर हम इसे रखें तो हम कुछ इस तरीके से रखते हैं। किंगडम इसका माइकोटा है, डिवीजन यूमाइकोटा है, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटीनिया है, क्लास ऊमाइसिटीज है, ऑर्डर पैरेनोस्पोरेल्स है और फैमिली पिथेसी है। जीनस फीथियम है और इसकी अलग अलग स्पीशीज है। जीनस क्या है? फीथियम। अब इसकी अलग अलग स्पीशीज जैसे फीथियम डिब्रेनम, फीथियम डिब्रेनम, फीथियम ग्रेमिनिकोलम। तो ये इसकी कुछ स्पीशीज हैं। हम ज्यादातर स्पीशीज की यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ एक आध स्पीशीज की बात करेंगे और उससे होने वाली कुछ डिजीजेस की बात करेंगे और कुछ एक मेन स्पीशीज जैसे कि फीथियम डिब्रेनम, इसके स्ट्रक्चर को पूरा समझेंगे कि क्या होता है फीथियम और कैसे रिप्रोड्यूस करता है और कैसे ये डिजीज कॉज करता है। बेसिकली फीथियम जो जीनस है वो सैप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों तरीके के हो सकते हैं। सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइट ये कब होते हैं? ये एक्वेटिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये सैप्रोफाइट है। और पैरासाइट कब है? जब ये किसी एनिमल या प्लांट में कोई डिजीज कॉज कर रहे होंगे तो ये पैरासाइट। जैसे फीथियम डिब्रेनम एक डिजीज कॉज करती है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ऑफ टोबैको, यानी टोबैको प्लांट की जो सीडलिंग है उसमें डैम्पिंग ऑफ का रोग जो होता है वो डिजीज कॉज कर रही है। कौन? फीथियम डिब्रेनम। ग्रेमिनिकोलम क्या कर रही है? फूट रॉट ऑफ व्हीट। ये व्हीट के फूट के ऊपर रॉट डिजीज कॉज कर रही है। ठीक है, फूट रॉट ऑफ व्हीट। तो बेसिकली ये हमने दो नाम लिखे हैं, और भी होते हैं नाम, लेकिन यहाँ आपको अगर नीट और आगे के सिलेबस में देखना है तो ये दो नाम मेन है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो अगर क्वेश्चंस वगैरह की बात कर रहे हैं तो यहीं पे दो नाम सफिशिएंट हैं। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है और आगे की चीजें कैसे रिप्रोड्यूस कर रही हैं। अब हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को पहले स्टडी करेंगे कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इस प्लांट की बॉडी या फंगस की बॉडी कैसी होगी। देखिए फंगस है और ऊमाइसिटीज का है। बेसिकली आपको हमने बताया था फाइकोमाइसिटीज को बांटा गया ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज और आगे 6 पूरे क्लासेस में। तो यहाँ ऊमाइसिटीज है। तो फाइकोमाइसिटीज ये बताइए सेप्टेट होता है कि एसेप्टेट होता है? फाइकोमाइसिटीज जो होता है एसेप्टेट होता है, यानी इसमें सेप्टा नहीं मिलेगा। तो ऊमाइसिटीज में भी सेप्टा नहीं मिलेगा और जाइगोमाइसिटीज में भी सेप्टा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है इसकी जो फंगस की हाइफी है वो कैसी है? एसेप्टेट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया, हाइफी इज एसेप्टेट। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? हाइफी कैसी है? या माइसिलियम एसेप्टेट है और ब्रांच्ड है। अच्छा, अगर एसेप्टेट होगा, अगर एसेप्टेट है यानी कि किसी हाइफी में सेप्टा मिल ही नहीं रहा, तो क्या होगा? इसके न्यूक्लियस तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन जब न्यूक्लियस बहुत ढेर सारे होते हैं किसी एक हाइफी में, उसे क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक, और इसके जो हाइफी हैं वो कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, हाइफी एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है, सिनोसिटिक है। ठीक, दूसरी कंडीशन अगर बात करी जाए, देखिए हाइफी कहते हैं या माइसीलियम कहते हैं। अब दूसरी बात करी जाए कि अगर ये नया है, नई बॉडी है
यानी यंग बॉडी है, तब तो ये एसेप्टेट होंगे। लेकिन अगर ओल्ड की बात करी जाए, ओल्ड बॉडी में बियर सेप्टा, ठीक है, एट या नियर सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन के पास में सेप्टा मिलेगा। अभी आपको दिखाएंगे हम स्ट्रक्चर में कहां पे कैसे सेक्स ऑर्गन में सेप्टा मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी ओल्ड बॉडी जो है ये सेप्टेट हो सकती है, मे बी। समझ में आई बात या नहीं? अब हमने आपको बताया कि साहब ये जो है ये पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट। तो जो पैरासाइट है तो भैया इसकी जो बॉडी है, जो इसकी बॉडी है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर धसी हुई होगी। हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं फीथियम डिब्रेनम की। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? फीथियम डिब्रेनम की। जिस ऑर्गेनिज्म का हम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं वो कौन सी है? फीथियम डिब्रेनम, ठीक। अब फीथियम डिब्रेनम जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने कहा कि ये पैरासाइट है। कैसी है? पैरासाइट। अगर ये ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है, और हमने ये भी बताया डैम्पिंग सीडलिंग की डिजीज ये कॉज करती है, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये अंदर की तरफ जाएगी, घुस जाएगी अंदर की तरफ ऑर्गेनिज्म के, यानी किसी दूसरे प्लांट के अंदर जाएगी, और वहां से पैरासाइट है ना, तो उसके अंदर जाके ये क्या करेगी? न्यूट्रिशन लेती रहेगी, ठीक। तो अगर ये न्यूट्रिशन ले रही है फीथियम, तो ये कैसे लेगी न्यूट्रिशन? देखिए, ये मान लीजिए प्लांट बॉडी की सेल्स है, ये क्या है? प्लांट बॉडी की सेल्स है, किसी प्लांट की ये सेल्स हैं, और इसमें फीथियम जो है, ये फीथियम के हाइफी अंदर की तरफ ये पड़े हुए, ब्रांच हाइफी ये फीथियम के पड़े हुए, ठीक। समझ में आ रही है? ये फीथियम के हाइफी, ये हाइफी दे मे बी, हाइफी जो है मे बी इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। हाइफी जो प्रेजेंट होंगे वो ये या तो किसी सेल के अंदर भी हो सकते हैं या किसी सेल के बाहर भी हो सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ये समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब ये जो हाइफी के इनके इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, अगर इंट्रासेलुलर है यानी किसी एक ही सेल के अंदर है, तो वहां से तो ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेता रहेगा। लेकिन अगर ये इंटरसेलुलर है तो इसे इस सेल से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा ना, और इस सेल से न्यूट्रिशन लेने के लिए इसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम जो होता है ये क्या करता है? ये बेसिकली सक करेगा। क्या करेगा? सक करेगा फूड, यहां से सक करता रहेगा और इसको न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा। क्लियर? बोलो बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा फाइथियम डिब्रेनियम जो है ये एक डिजीज कॉज कर रहा है। डिजीज का नाम क्या है? डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये किसी सीडलिंग का डैम्पिंग करा रहा है, यानी कि उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक। तो अब डिजीज में क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ बेसिकली डिजीज जो है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग की जो डिजीज है, ये किसमें किसमें कराएगा? ये टोबैको में करा सकता है, पोटैटो में करा सकता है, मस्टर्ड में करा सकता है और चिली में करा सकता है। किसमें किसमें करा सकता है? टोमेटो, पोटैटो, मस्टर्ड और चिली। टोबैको, पोटैटो, मस्टर्ड और चिली, ठीक। इनमें ये क्या कराएगा? डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। लिख लीजिएगा, टोबैको तंबाकू, ठीक है, टोबैको, पोटैटो, मस्टर्ड और चिली के ऊपर ये डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज कॉज करेगा। अब डिजीज कैसी होती, क्या होती कंडीशन उसकी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं उसकी डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग है, ठीक है, डैम्पिंग ऑफ
सीडलिंग। ये जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज है ये 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। इसकी 2 स्टेज है। अब 2 स्टेज कौन कौन सी हैं? देखिए सीड की बात हो रही है, कोई सीड होगा उसी की बात हो रही होगी। तो अब जो सीड है इसमें 2 स्टेज कंप्लीट हो रही है। इसमें या तो प्री इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस स्टेट है या फेज है, ठीक। और दूसरी है पोस्ट इमरजेंस फेज, ठीक। यानी ये डिजीज 2 पार्ट में 2 स्टेज में हो सकती है। या तो देखिए सीड जो होता है, आपको पता है ये सीड है, सीड ग्रो कैसे करेगा? सीड जमीन के अंदर जाता है और जमीन के अंदर से इसके यहां से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलता है। तो प्लूम्यूल ऊपर की तरफ और रेडिकल नीचे की तरफ चला जाता है। या इस तरह से सीड जो है ये जर्मिनेट कर जाता है। तो ये कह रहा है प्री इमरजेंस, यानी कि इस इमरजेंस से पहले ही इसमें फंगस अंदर लग गया है और वो फंगस क्या करेगा, इसको ऐसा कर देगा मुलायम मुलायम सा सीड को कि वहां पे पानी भरने लगेगा। और पानी भरने से क्या होगा, ये बिल्कुल फूला फूला सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सीड बेकार हो जाएगा। तो ये तो प्री इमरजेंस फेज हो गई, ठीक, जिसमें डैम्पिंग ऑफ हो गई, यानी कि ये बेकार हो गया, मुरझा गया, ठीक। या पोस्ट इमरजेंस के बाद क्या होगा, पोस्ट इमरजेंस में यहां स्टेम में ये लग जाएगा, ठीक। जब इमरजेंस हो जाएगा यानी ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, स्टेम के ऊपर ये फंगस लगेगा और फंगस स्टेम को मुलायम कर देगा और इस वजह से तना जो है वो गिर जाएगा। तो ये पोस्ट इमरजेंस फेज हो गई। प्री इमरजेंस फेज तो विजिबल ही नहीं होती क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड रहेगी, ये तो विजिबल ही नहीं रहेगी। लेकिन पोस्ट इमरजेंस फेज जो है ये विजिबल हो जाएगी। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत यहां तक? डिजीज से रिलेटेड सिम्टम में कोई दिक्कत? ठीक। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है? हालांकि वो बात हम कर चुके हैं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने आपको बता दिया कि भैया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, एसेप्टेड है, जीनोसिटिक है, और सेप्टा जो है अगर ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है और सेक्स ऑर्गन्स के पास में कहीं सेप्टा मिल भी जाएगा, ठीक। पैरासाइट होते हैं, हॉस्टोरिया मिलता है। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन यहां कितने पार्ट में कंप्लीट हो रहा है? 2 तरीके से। एक तो हो गया आपका एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा? ज़ूस्पोर्स के थ्रू। ज़ूस्पोर्स जो हैं ये किसमें बनेंगे? स्पोरेंजियम में बनेंगे। ज़ूस्पोर्स किसमें बनेंगे बेटा? स्पोरेंजियम में बनेंगे। क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट क्लियर है? ज़ूस्पोरेंजियम में बनेंगे। अब स्पोरेंजियम में अगर ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं तो ये स्पोरेंजियम जो होगी ये प्लांट के या फंगस के या तो टर्मिनल पार्ट पे बन सकती है यहां, या इंटरकैलरी कहीं बीच में भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। क्या होगा, सारा का सारा कंटेंट जो है वो इस स्पोरेंजियम के एपिकल पार्ट में आ जाएगा। देखिए न्यूक्लियस यहां सारे से सारे इकट्ठा होने लगेंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस यहां इकट्ठा हो जाएंगे और ये स्पोरेंजियम बन जाएगी, ठीक। इस स्पोरेंजियम से क्या होगा, एक पैपिला निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? एक पैपिला। और उस पैपिला से ये पूरा एक सैक बन जाएगा। ये पैपिला छोटा सा स्ट्रक्चर है और इससे ये बाहर की तरफ एक पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसे हम कह देंगे वेसिकल। इसे हम क्या कह देंगे बेटा? वेसिकल। तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इस पैपिला से निकल रहा है वो हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर से, ये आपका वेसिकल हो गया, ठीक। अब ये अपना सारा कंटेंट जितने भी न्यूक्लियस हैं ये सब कहां डिस्चार्ज कर देगा? वेसिकल में। और वेसिकल के अंदर न्यूक्लियस से किडनी शेप्ड, किस शेप के? किडनी शेप ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ज़ूस्पोर्स किस शेप के हैं? किडनी शेप है, ठीक। बोलो कोई दिक्कत यहां तक?
अब किडनी शेप्ड है ज़ूस्पोर्स, और ज़ूस्पोर्स कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेट हैं। ये भी याद रखिएगा, ज़ूस्पोर्स कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेट हैं। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और ये ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे, और ज़ूस्पोर्स बाहर की तरफ वेसिकल से निकल आएंगे। फिर ये ज़ूस्पोर्स जो हैं आगे की तरफ क्या करेंगे? यहां से डिस्चार्ज होके ये जर्मिनेट कर जाएंगे। अब ज़ूस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनेगा? नया हाइफी या माइसीलियम। ठीक, बेसिकली कहीं अगर मान लीजिए ज़ूस्पोर्स हैं, तो ये ज़ूस्पोर आए, देखिए किडनी शेप होगा तो कुछ इस तरीके से ज़ूस्पोर आया, ये ज़ूस्पोर है, ये बाइफ्लैजिलेट है। ये ज़ूस्पोर आगे जाएगा, यूनिन्यूक्लिएट है, ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस ज़ूस्पोर के अंदर एक ही रहेगा, यूनिन्यूक्लिएट है। आपको रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम पूरा बता चुके हैं कल। तो ये यूनिन्यूक्लिएट है। अब ये क्या करेगा? ये अपने ये जो फ्लैजिला इनको शेड कर देगा और ये रेस्ट की कंडीशन में जाएगा। कुछ देर ये क्या करेगा? रेस्ट करेगा। और अगर हार्श एनवायरनमेंट है तो सिस्ट भी बना सकता है, ये इंसिस्टेड भी हो सकता है। ठीक, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ज़ूस्पोर्स यहां से जर्मिनेशन ट्यूब निकाल के जर्मिनेट कर जाएगा और पूरा माइसीलियम बना जाएगा। सिनोसिटिक बनना है, डिवीजन अपने आप होते चले जाएंगे, पूरा माइसीलियम तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको पता है, एक फिनोमिना आया था, ब्लैक्सली ने दिया था, हेट्रोथेलिज्म। हेट्रोथेलिज्म एक फिनोमिना था, ब्लैक्सली ने दिया था। उन्होंने कहा कि दो अलग अलग थैलस हो सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये बताइए, अभी हमने आपको बताया फीथियम डिब्रेनियम कहां का है? oomaecetes का है। oomaecetes का है, ठीक है। तो ये किस टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? oogamous टाइप, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका बेटा? oogamous टाइप होगा, ठीक। अब ये जो oogamous टाइप है, oogamous टाइप में क्या होता है? आइसो एनाइसो oogamous, यानी एक गैमीट रुका रहेगा और दूसरा गैमीट फ्यूज करने के लिए आएगा, ठीक है। तो oogamous टाइप का होगा और इसमें ओगोनियम बनेगा। अब हम बात करेंगे कि भैया ये जो गैमीट्स बन रहे हैं ये या तो एक ही थैलस के ऊपर बन सकते हैं या अलग अलग थैलस के ऊपर बन सकते हैं। दे में भी होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। समझ में आई बात या नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होमोथैलिक भी हो सकता है या हेटेरोथैलिक भी कंडीशन हो सकती है, ठीक। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, दो मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। देखिए थैलस अगर एक है तो भी दो मेल सेक्स ऑर्गन या एक मेल और एक फीमेल बनेगा, और अगर अलग अलग है तो भी एक मेल और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। तो सेक्स ऑर्गन जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया ओगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? ओगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं एंथीरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कह दिया हमने बेटा? एंथीरिडियम। तो ओगोनियम और एंथीरिडियम दो बन गए हमारे सेक्स ऑर्गन्स। अब ये क्या कैसे बनते हैं जरा देखिए। ये किसी हाइफी के ऊपर ओगोनियम कैसे बनेगा और एंथीरिडियम कैसे बनेगा, देखिए। मान लीजिए ये एक हाइफी है, ठीक, सिनोसिटिक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। अब इसमें हमें ओगोनियम बनना था, फीमेल वाला बनना था। ये फीमेल वाला है और ये मेल वाला है। जब फीमेल वाला बनना था तो क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर या कहीं पे भी एक पॉइंट के ऊपर ये स्वेल कर गया, ठीक। और स्वेल करके इसमें सारा पोर्शन इसमें आ गया, ठीक। सारे के सारे न्यूक्लियस इसमें आ गए और यहां पे एक पार्टीशन बन गया, ट्रांसवर्स सेप्टा। देखिए ट्रांसवर्स सेप्टा हमने आपको बताया था ओल्डर फॉर्म में, यानी जब ये थोड़े ओल्ड हो जाएंगे तो इसमें सेप्टा मिल जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, यानी सेक्स ऑर्गन के पास में, ठीक। अब क्या होगा,
oogonia के अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक। एक तो हो जाएगा पेरिप्लाज्म, एक क्या हो जाएगा बेटा, पेरिप्लाज्म, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल वाला होगा वो हो जाएगा ooप्लाज्म। पेरिफेरल पेरिप्लाज्म और सेंटर वाला ooप्लाज्म, और ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ये याद रखिएगा, अंदर बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक। अब एंथीरिडियम बनना है, तो ये कैसा है आपका, ये ग्लोबोस शेप है, ग्लोबोस शेप यानी कि राउंड है बिना किसी चीज के, ये राउंड है, ग्लोबोस शेप है, ग्लोबुलर शेप। अब अगर एंथीरिडियम बनना है, देखिए या तो ये उसी पे बन जाएगा, इसी की दूसरी ब्रांच पे, या दूसरे थैलस पे बनेगा, हम एक ही पे बना दे रहे हैं। एंथीरिडियम इसी के बगल में बनेगा एंथीरिडियम, और एंथीरिडियम बनेगा क्लब शेप। कैसा होगा बेटा, क्लब शेप। ये हटा दें, पेरिप्लाज्म लिख लिया होगा आपने, पेरिप्लाज्म। एंथीरिडियम इसके बिल्कुल पास में ही बनेगा और ये क्लब शेप्ड होगा, इस तरीके से मुगदर के आकार का क्लब शेप्ड होगा, ठीक। अब एंथीरिडियम के अंदर भी बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, ये लो एंथीरिडियम के अंदर, और यहां भी एक ट्रांसवर्स सेप्टा बन जाएगा, तो दोनों तरफ ट्रांसवर्स सेप्टा बन गया। देखो मेल पार्ट हो चाहे फीमेल पार्ट हो, ये एंथीरिडियम हो गया और ये आपका oogonia हो गया। दो आपके स्ट्रक्चर तैयार हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तैयार है, ठीक, एंथीरिडियम और oogonia। अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो होता यह है कि ooप्लाज्म के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस फंक्शनल रह जाता है, ooप्लाज्म के अंदर सिर्फ एक फंक्शनल न्यूक्लियस रह जाएगा और बाकी सारे न्यूक्लियस कहां चले जाएंगे बेटा, पेरिप्लाज्म में। यानी ooप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है और बाकी सारे न्यूक्लियस कहां है, पेरिप्लाज्म में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक न्यूक्लियस अंदर और बाकी सारे बाहर। तो ये जो अंदर वाला हो गया, इस सेंट्रल वाले को कह देते हैं एग न्यूक्लियस। इसे क्या बोल देंगे बेटा, एग न्यूक्लियस, ठीक। इसे हमने क्या कह दिया बेटा, एग न्यूक्लियस, ठीक। और बाकी सारे न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, पेरिप्लाज्म में जाके डीजनरेट हो जाएंगे। तो यहां सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां क्या होगा, यहां भी पेरिप्लाज्म में सारे न्यूक्लियस चले जाएंगे और सिर्फ एक न्यूक्लियस सेंटर में बचेगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस सेंटर में बचेगा और बाकी सारे न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएंगे। क्लियर है, बोलो बेटा, ठीक। अब क्या होगा, अब एक ट्रांसवर्स फर्टिलाइजेशन, तो ये डीजनरेट कर दे रहे हैं, अब फर्टिलाइजेशन का टाइम है तो ये सब डीजनरेट हो जाएंगे। अब एक ट्रांसवर्स फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहां आएगी और ये ooप्लाज्म से मिल जाएगी, ooप्लाज्म से जाके ये जुड़ गई। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब, इस ट्यूब का नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से सारा का सारा इसका प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इसे क्या कहेंगे बेटा, प्लाज्मोगैमी। और फिर फाइनली इसका और इसका न्यूक्लियस भी आके फ्यूज कर जाएगा। जब इसका और इसका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे हमने क्या कह दिया, ooस्पोर, क्योंकि ये जाइगोट बन गया है तो इसे हम जूस्पोर, जाइगोस्पोर्स ना कहकर इसे क्या कहेंगे, ooस्पोर कहेंगे, ठीक। समझ आई बात, तो ये हमारा बन गया ooस्पोर, ठीक। ooमाइसेटीज में यही तो बनता है, ooस्पोर। और ये जो कांटेक्ट हुआ इस प्रोसेस को, इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। बताया था आपको, रिप्रोडक्शन में हम पूरा बता चुके हैं, इस तरीके का रिप्रोडक्शन कहलाता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो भैया ये ooस्पोर बन गया आफ्टर गैमेटेंजियल कांटेक्ट, और ये कितना है, 2n कंडीशन है, ठीक। समझ में आ गई बात या नहीं। अब क्या होगा, अब इसका जर्मिनेशन होगा, ooस्पोर जर्मिनेट करेगा। आफ्टर रेस्टिंग, कुछ देर रेस्ट करके
ये ऊ स्पोर जो होगा रेस्ट करने के बाद ऊ स्पोर जो होगा ये डिवाइड करेगा और इससे आपके बन जाएंगे दूसरे जू स्पोर्स। ठीक, अंदर की तरफ डिवाइड करेगा, ढेर सारे न्यूक्लियस बनाएगा, ढेर सारे न्यूक्लियस बनाने के बाद इससे वही जैसे अभी बताया था जू स्पोर कैसे बन रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहां वेसिकल के अंदर जू स्पोर्स आ जाएंगे और जू स्पोर्स बाइफ्लैजिलेट हैं। ये जू स्पोर्स लिबरेट कर जाएंगे बाहर की तरफ और फिर ये जर्मिनेट करके नया फंगल फिलामेंट बना देंगे। बोलो कोई दिक्कत? ये कंडीशन कब होगी? ये याद रखिएगा, ये कंडीशन होगी लो टेम्परेचर पे। ये कंडीशन कब होगी? लो टेम्परेचर। तो ये वेसिकल है, ये कंडीशन होगी लो टेम्परेचर को। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये जो ऊ स्पोर था ये डायरेक्ट जर्म ट्यूब बना देगा। क्या बना देगा? जर्म ट्यूब। और जर्म ट्यूब के थ्रू ये आगे हमारा बना देगा वेसिकल्स वगैरह। ठीक, डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएगा, उससे भी निकलेंगे तुम्हारे ज़ूस्पोर्स ही, डायरेक्ट जर्मिनेट भी कर सकता है। ठीक, डायरेक्ट माइसीलियम बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट माइसीलियम बना देगा अगर टेम्परेचर हाई है। अगर लो टेम्परेचर है तो जू स्पोर्स के थ्रू ये माइसीलियम बना देगा। क्लियर है? तो इसमें डिप्लॉइड फेज, तो ये देखिए आपकी पूरी डिप्लॉइड फेज रही, 2n 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 रहा, सिर्फ यहां आपकी हैप्लॉइड फेज हुई। ठीक है, हैप्लॉइड फेज कब हुई? जब ऊगोनियम और एंथ्रीडियम बना। ठीक, तो हैप्लॉइड फेज हुई, बाकी सारी ये डिप्लॉइड फेज 2n कंडीशन पे ही ये चलता रहेगा। होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक दोनों तरीके की कंडीशन हो सकती है। देखिए फाइथियम आपने पढ़ लिया या फीथियम आपने पढ़ लिया है ऊ गैमस कंडीशन का या ऊ माइसिटीज का। अब आपको एल्ब्यूगो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी से रिलेट करके आपका एल्ब्यूगो चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही कंडीशंस आपकी एल्ब्यूगो में भी रहेंगी, वो अभी हम आपको बता देते हैं, एल्ब्यूगो भी देख लेंगे। ठीक, तो यहां तक उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। एल्ब्यूगो के पढ़ने के लिए हमारी दूसरी वीडियो एल्ब्यूगो के ऊपर होगी, आप उसको देखिएगा। एल्ब्यूगो का इसी से रिलेट करके आप पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एल्ब्यूगो का लाइफ साइकिल पूरा पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ डिजीजेस के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जितना जितना इसमें हम बताते जा रहे हैं वो सब आपका नीट, पीजीटी और टीजीटी सिलेबस को पूरा कवर करता हुआ चल रहा है। आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी इससे मिस होता हुआ नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन इसी से कवर अप हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपका पीजीटी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सारे के सारे क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ बीएससी का सिलेबस भी इसमें आपका कवर होता चला जाएगा। हैव अ नाइस डे।